बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ लाहौर में मोहतरम सलीम बुखारी साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं और लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम PJ मीर साहब। बहुत सी स्टोरीज़ हैं जी, आज तो एक हलचल मची हुई है। मुझे तो अजीब सा लगा, पिछले दिनों मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया था कुछ कीमतें कम करने का कि जून तक कोई कीमत में इजाफा नहीं होगा, लेकिन नेपरा ने जनवरी के लिए बिजली 5 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है। अब अल्लाह जाने प्राइम मिनिस्टर और इनके दरमियान क्यों कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो अहम चीज़ें हैं वो आपको मैं वन लाइनर देता जाता हूँ, फिर उसी के गिर सारी स्टोरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साफ तौर पे कह दिया है तहरीक अदम-ए-एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। जी ठीक है। उधर तहरीक इंसाफ को एक झटका लग गया। जो वफाकी वज़ीर थे परवेज़ खटक, उनके भाई लियाकत खटक और भतीजे आहत खटक JUI में शामिल हो गए हैं। अब देखें आगे और क्या क्या होता है। और ये लोग पिछले दिनों जो परसों गए हैं, 3-4 दोस्त जिन्होंने जाके वोट डाला है पीपल्स पार्टी वालों को, तहरीक इंसाफ के 4 अरकान थे, मोहम्मद असलम अबड़ो, शहरियार खान, करीम बख्श गबोल और दीवान सचल, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी पार्टी की क़यादत ने दे दी है और 16 मार्च को वो स्पीकर को दरख्वास्त दे देंगे। और क्या और हैं जी बड़ी अहम चीज़ें। सूबाई वज़ीर जो हाशिम डोगर हैं वो तरीन ग्रुप का साथ छोड़ गए हैं। इसके अलावा आसिफ नकई और शमशान बुखारी भी जो है इमरान साहब के साथ चले गए हैं। और तरीन ग्रुप का ये कहना है कि हमें उस्मान बुज़दार किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं बतौर वज़ीर आला। और सुना गया है कि तरीन ग्रुप के जो एक रुकन हैं अजमल चीमा, उनकी ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई है, उनके पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। अल्लाह जाने क्या हो रहा है। अब वज़ीर दाखिला ने एक और बात कह दी है, बहुत सारी बातें कहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उन्होंने एक और बात कह दी है कि जिस रोज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, मैं अपने हमातियों को कह रहा हूँ कि डी चौक में आएँ और तैयारी करें जश्न मनाने की, फ़तह का जश्न मनाने की। उधर बलूचिस्तान में जो सूरत है वो ख़राब होती जा रही है। साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा है कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तमाम की तमाम स्टोरियाँ इनके गिर्द ही हैं, बुखारी साहब और PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब। अब मैंने फ्लोर आपको दे दिया, आप हैंडल करें, देखें क्या करते हैं आप। जी कौन शुरू करेगा? देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि एक्टिविटी तो जनरेट हुई है, एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अवाम बहुत देर के बाद देख रहे हैं। लेकिन माजी में भी हमने देखा 2-3 मरतबा ये कोशिश हुई थी। एक दफ़ा शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़, उससे पहले बेनज़ीर के ख़िलाफ़, उससे पहले जो है सिकंदर मिर्ज़ा ने की थी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ख़िलाफ़। जो उसके नताइज निकले वो तो हमारे सामने है, तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन किसी भी मौके के ऊपर इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की लॉलेसनेस, इस तरह की बयानबाजी, ऐसे एटीट्यूड जो हैं वो हमें कभी देखने को नहीं मिले। इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, वो मशवरा नहीं दे रहा, इनवाइट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है PTI के वर्कर्स को, अपने वर्कर्स को, कि जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश हो, मोशन पेश हो, उस दिन आप असम्बली के बाद बाहर आके PTI के उन अरकान का घेराव करें जो अंदर वोट देने के लिए जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इस मुल्क का वज़ीर दाखिला एक एनार्की की तरफ न सिर्फ इशारा कर रहा हो बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा हो कि मैं कराऊंगा, सदके चले जाएं उसके। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमती सर्कल्स में, चाहे वो सूबाई हैं चाहे वो कौमी हैं, उनमें एक हलचल तो छोटा लफ्ज़ है शायद, हंगामा खेजी किस्म की एक सूरत हाल है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जिसके ऊपर मुझे बहुत एतराज़ है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट नहीं है, कैटेगोरिक है, क्लियर है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ एज ए लॉ ग्रेजुएट माई सेल्फ कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग का मरहला आएगा, जो भी MNA अंदर हाउस के है, चाहे वो अपोजिशन का है चाहे वो हुकूमत का है, उसको वोट देने का हक कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। स्पीकर साहब उल्टे भी हो जाए, मैं मुकम्मल करूँ सर, आखिरी जुमला, वो ये राइट नहीं, वो आएगा अंदर, वोट देगा, वोट काउंट होगा एज ए वैलिड वोट। इस प्रोसेस के बाद जो पार्टी का सरबराह है वो रेफरेंस दायर करेगा, जो इलेक्शन कमीशन को जाएगा टू डिसक्वालीफाई द वर्कर। असल बात यह है कि वंस दैट वोट इज कास्टेड,
और उसके बाद वो काउंट भी हो गया है, तो फिर हुकूमत के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता किसी के खिलाफ कोई एक्शन करने गौर का। साहब वो ऐसा नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि सिरे से जाने की इजाज़त ही नहीं होगी। बहरहाल मैं पीजे मीर साहब के पास जाता हूँ। जी पीजे। देखें, ये जो अभी बुखारी साहब ने एक रेफरेंसेस दिए हैं, बुखारी साहब एक और भी रेफरेंसेस में ऐड कर लें, और वो है जब फजलुल हक एंड ऑफ कोर्स उनकी भी ये एक अलायंस के लीडर्स बन गए थे, और उसके बाद खान साहब को जब चीफ मिनिस्टर बनाया था वेस्ट पाकिस्तान में विद द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम लीग, और चौधरी मोहम्मद अली ने उनको बनाया, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग पीछे हट गई, और आपने उसके बाद रिजल्ट देख लिया, क्या रिपब्लिकन पार्टी भी बन गई, और इट वाज टोटल केओस। ये कहानी पुरानी है, जर्म्स पुराने हैं। आपने जो अभी ऑप्टिक्स दिए बिल्कुल सही दिए, ये ऑप्टिक्स नहीं, अब ये गेम चेंज हो गई है, ये एक बदतमीजी पे आ गई है गेम, and I'll say on both the sides. वेल सेड, वेरी वेल सेड। एंड यू नो, इस बदतमीजी को हमने दूर करना है। वी कांट हैंडल इट। आप और मैं, हमारे टाइम हो रहे हैं, नई जनरेशन को क्या हमने ये सबक छोड़ के देना है कि एक दूसरे को गाली गलोच और जाके या तो तुम टीवी के सामने करते हो, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, ये इफ्तिखार ने भी देखा कि हम प्रोग्राम करते हैं और ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल होती है, प्रोग्राम खत्म नहीं होता, कैमरा बंद नहीं है, एक दूसरे से जफ्फियां मारना शुरू कर देते हैं। यार व्हाट जोक इज दिस विद द पीपल ऑफ द कंट्री। ये मैं समझता हूं कि ये एक बहुत डेंजरस एक मोड़ पे हम जा रहे हैं, और इसके रिपरकशंस जो है बड़े डेंजरस होंगे। आपने बिल्कुल अभी सही कहा, मेरे इफ्तिखार ने भी कहा, अब यार क्रिकेट की टीम आपकी, यहाँ दुनिया की इंटायर फोकस, इंटायर मीडिया इज फोकस्ड इन पाकिस्तान। यहाँ में इसका जो मैचेस है, यहाँ लोग देख रहे हैं इसको स्काई के ऊपर, और हम जो उनकी न्यूज है, न्यूज आप खुद सुन ले, हम कर क्या रहे हैं यार अपने मुल्क के साथ। आप क्या कर रहे हो? आप गलियों में चले गए हो, बाजारों में चले गए हो, पार्लियामेंट को आपने रिडंडेंट कर दिया। और पार्लियामेंट किस लिए है? पीजे, आपने बिल्कुल सही बात की। ये जो पिछले जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, उस वक़्त से मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराह हैं जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एक बात तो साबित हुई कि ये तहरीक अदम एतमाद नहीं है, ये तहरीक अदम आसाब बन गई है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हर किस्म का हरबा भी इस्तेमाल करना चाह रही हैं। ये 90 की दहाई में जब हमने फ्लोर क्रॉसिंग पे बातचीत होती थी, उसको बुरा समझा जाता था, तो फिर कानून बना। आज वही काम दोबारा होता जा रहा है। उसी दहाई में जब हुकूमत वक्त नो कॉन्फिडेंस या मुखालफीन को अपनी तरफ लाने के लिए या अपने अरकान को अपनी तरफ रखने के लिए जो सियासी हरबे इस्तेमाल करती थी, वो अब भी हो रहा है। बदकिस्मती क्या है कि सिचुएशन चेंज होने की बजाय हम एक ऐसी सियासी राह पे निकल गए हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये कोई सियासत नहीं हो रही है, ये किसी भी सियासी असूल के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। बदकिस्मती क्या है कि आज पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर से लेके तमाम स्टेक होल्डर्स, किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, आने वाले वक्त में कितनी हाइपर इन्फ्लेशन आने वाली है, उसका अवाम पे क्या इंपैक्ट आएगा। नोबडी इज कंसर्न्ड। हम सबको पता है कि जब तहरीक अदम एतमाद आती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव होती हैं, और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपना काम करना स्लो हो जाता है, इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, बट नोबडी इज बॉदर्ड। बट हो क्या रहा है, हुकूमत तैयारी कर रही है कि मैं अपने ही एमएनएस को और अपनी ही पार्टी के लोगों को कैसे रोकूंगे। उस तरफ मुझे भी पता है इस बात का कि अपोजिशन की नंबर गेम पूरी है। अगर आप, मैं समझता हूं कि जो जमहूरी तरीकाकार है, एक दूसरे को गाली गलोच देने की बजाय जमहूरी तरीके से चलें। मैं आपकी ये बात काटना चाहता हूं, ये आपकी जो आपने कहा गाली गलोच देने की बजाय, अब ये देखें इसका आगाज किसने किया है। लेकिन मैं आखिरी बात कंप्लीट कर दूं कि इसका हासिल वसूल मैं समझता हूं सियासी तौर पे जीरो होगा, और इस पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम के फायदे उठाने वाले कुछ और लोग होंगे। ये सियासी लीडरों को समझ जाना चाहिए। कल को यही सियासी लीडर फिर नई कहानियां लेकर इस अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करें। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, खान साहब इजाजत है आपकी? मैं अगर कुछ जी प्लीज, मैं भी प्लीज तो मौका आप मुझे देंगे नहीं। तासर हम ये दे रहे हैं कि एक बहुत अजीब सी बात हो रही है, ऐसा नहीं है।
ये पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन में तरीक़ाकार का तयन है कि अगर आप वज़ीर आज़म से मुतमिन नहीं हैं, उसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, तो फिर क्या तरीक़ाकार है। कोई तलवारें लेके सड़कों पर तो नहीं निकलने का तरीक़ाकार, को बंदूक और पिस्तौल तो इस्तेमाल नहीं करनी। तो उसमें लिखा हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसका एक तरीक़ाकार का तयन किया गया है कि कितने फ़ीसद लोग दस्तखत करेंगे कागज़ के ऊपर। उस कागज़ को सेक्रेटेरिएट में जो है जमा करा दिया जाएगा, स्पीकर साहब एक दिन मुकर्रर कर देंगे और वोट हो जाएगा। ये है सिंपल सी बात। और अब इस बात पे तो एक हंगामा बपा हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगा आज एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना ही नहीं चाहिए। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक पार्टी कह रही है कि अगर उसकी पार्टी के लोगों ने जाके वोट डालने की कोशिश की तो उनको पहले से स्पीकर को कह दिया गया है कि इनको ख़ुद ही हैंडल करना, इनके नज़रिए को तुम्हें हम बता रहे हैं, इनका नज़रिया हमारे ख़िलाफ़ जाना है, तो शायद इनको आप इजाज़त भी ना भी दो कि ये असम्बली हॉल में दाखिल हो। ये क्या बात हुई? अगर ये रवैया होना है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को तो फिर आइन से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर ये रवैया उस रूलिंग पार्टी ने इस्तेमाल करना है कि अपने से इख्तलाफ रखने वाले अरकान को ये हक़ ही नहीं देना। जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि हाँ एक्शन हो सकता है अगर आप अपनी पार्टी की लाइन से डिफरेंट लाइनें लेते हैं, आपके ख़िलाफ़ आपका पार्टी का जो सरबराह है वो स्पीकर को लिखेगा, स्पीकर इलेक्शन कमीशन को लिखेगा, आपकी जो नशिस्त खाली हो जाएगी। लेकिन ये तो सब कुछ खुद ही करना चाह रहे हैं। ये बुखारी साहब मुझे अजीब सी बात लगी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसकी तो तफसील से बात हो गई है। जो बात जावेद कह रहे थे उसकी थोड़ी सी वजाहत बहुत ज़रूरी है कि सियासी तौर पर बदज़बानी उस वक्त होती है जब पार्टी के सरबराहान और ख़ास तौर से मुल्क का स्पीकर जो वज़ीर आज़म है वो अपनी नॉर्मल और डिसेंट ज़बान छोड़ के दूसरी ज़बान इस्तेमाल करे। मैं ज़रा इमरान खान साहब का जल्दी से आपको एक हवाला देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वो आजकल DFD का शिकार है। ये मैंने इस्तिलाह ईजाद की है, DFD। इसमें कोई नई चीज़ है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, एक D स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन, F स्टैंड्स फॉर फ्रस्ट्रेशन, दूसरा D स्टैंड्स फॉर डेस्परेशन। तो ये कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से उनकी ज़बान हमने सुनी पहले मेल्सी में और फिर उसके बाद जो वुमेन्स डे के ऊपर उन्होंने तकरीर की। ये किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम कराची में जो वर्कर से खिताब है, हर तकरीर में बुखारी साहब इसको हर तकरीर में वही जुबान है। ये एक डिसेंट प्राइम मिनिस्टर का रवैया नहीं है, ये एक डिसेंट प्राइम मिनिस्टर की ज़बान नहीं है। और फिर जब आप ये इस्तेमाल करेंगे कि मैं तुम्हारे बाप यानी आसिफ जरदारी को बंदूक की नोक पे रखूँगा, तो फिर बिलावल जरदारी जैसा यंग आदमी भी ये कहेगा कि गोली हमें भी चलानी आती है, बंदूक चलानी हमें भी आती है। ये क्या कर रहे हैं हम? ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? बुखारी साहब आपने कहा डिसेंट प्राइम मिनिस्टर, मैं ये कहता हूं किसी मिनिस्टर की ये जुबान नहीं हो सकती। ये या PTI के चेयरमैन की जुबान थी एक, या किसी आने वाले दौर के लिए अपोजिशन लीडर की जुबान थी। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि मुल्क स्टेट का हेड ये जुबान इस्तेमाल करेगा, जुबान की तलखी, लफ्जों का गंभीर होना तक ठीक है, लेकिन जब आप इनडिसेंट लैंग्वेज पिकअप करते हैं उस वक्त फिर आपके किरदार के बारे में लोग गेस करने लगते हैं। हालात ख़वातीन हज़रात, मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक थोड़ा सी आपको इसकी तकसीम बता दूँ कि इसका कौमी असम्बली की सूरत हाल क्या है। कौमी असम्बली की सूरत हाल ये है कि जो PTI है, जो हुक्मरान पार्टी है, और उसके जो इत्तेहादी हैं, उनके पास 179 वोट हैं, और जो मुखालिफ अपोजिशन की जमातें हैं और उनके जो साथी हैं उनके पास एक 162 वोट। अपोजिशन को 10 वोट और चाहिए 172 का जो मैजिक नंबर है वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब है कि हुक्मरान इत्तेहाद के 179 में से 10 वोट अगर इधर आ जाते हैं। अब हुक्मरान इत्तेहाद की एक किस्म तो वो है कि जो PTI से तल्लुक़ रखते हैं, एक है कि इत्तेहाद में उनके साथ जो लोग शामिल हैं उनकी मैं आपको बता दूँ पोजीशन क्या है। उसमें MQM है, मुस्लिम लीग काफ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसको हम GDA कहते हैं, जमहूरी वतन पार्टी है, 2 आज़ाद हैं, और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जो शेख रशीद साहब हैं, ये है उनकी बाइफिकेशन। अब मसला सिर्फ 10 वोटों का है। अब इस 10 वोटों के लिए जो कुछ हो रहा है वो आप TV की स्क्रीनों पर देख रहे हैं, और क्या क्या नुस्खे लाए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मामला गड़बड़ की तरफ जाए, ख़राबी की तरफ जाए। मुझे डर है कि कहीं अदालतों में ना मामला कहीं चला जाए, जो आज की गुफ्तगू मैंने सुनी है। देखते हैं क्या होता है। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक ख्वाजात। इससे पहले कि मैं पीजे मीर साहब के पास जाऊँ, बुखारी साहब कहते हैं कि इफ्तिखार साहब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए कि ये जो इत्तेहादी हैं ना पीटीआई के, मैं इनके बारे में एक मिनट से कम वक्त में कुछ कहना चाहता हूँ। जी देखिए, मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एलाइज तो अपोजिशन के भी हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्सप्रेशन कास्ट नहीं कर रहा, कोई डाउट नहीं कर रहा उनको। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। उनके जितने भी एलाइज हैं, चाहे वो MQM है, चाहे वो काफ लीग है, वो मुलाकातें कर रहे हैं अपोजिशन की टॉप लीडरशिप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ पहले कभी ज़िंदगी में बनती नहीं थी। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी एक लॉबी कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब पहुंचे हुए हैं आसिफ जरदारी से मिलने के लिए। MQM एक जगह से निकलती है, मौलाना फजल रहमान से आसिफ जरदारी के वहाँ चली जाती है, वहाँ से निकलती है शहबाज शरीफ के पास आ जाती है। तो ये वजह है प्राइम मिनिस्टर की फ्रस्ट्रेशन की कि उनको अपने एलाइज पर भी एतबार नहीं है, और उनके एलाइज जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक बिल्कुल वाज़े इशारा फेंक रही है कि वो मौके की नज़ाकत को देखेंगे और वोट देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने तो ये बयान भी जारी किया है कि हम देखेंगे सूरत हाल किस तरफ जा रही है, उसके मुताबिक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इलाइज से तो परेशान है, लेकिन मैं इससे बड़ा तूफ़ान आपके सामने रखता हूँ, वो ये कि पार्टी अपनी जगह इकट्ठी खड़ी नहीं है। इतने बड़े वाजे ब्रेकअप हैं उसके अंदर। कोई जहांगीर तरीन ग्रुप है, कोई अलीम खान ग्रुप है, कोई चीना ग्रुप है। आप देखें तो सही हो क्या रहा है। अच्छा पीजे, नाउ आई वुड लाइक यू टू कम इनटू दिस डिबेट नाउ। आप क्या देख रहे हो? बिकॉज सारी पिक्चर मैंने आपके सामने रख दी है। इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ ओनली फ्यू वोट्स फॉर अपोजिशन। दे हैव टू रीच 172 बाय गेटिंग 10 or 11 वोट्स ओनली। देखिए इफ्तिखार, नंबर 1 पीटीआई में जो लेट्स पुट इट दिस वे दूसरी साइड पे जाता है, उसका फ्यूचर का कुछ भी नहीं होता, और उसको पता है कि उसको आफ्टर दिस नो कॉन्फिडेंस इज ओवर, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म। ठीक है। एक दूसरा, ये जो अपोजिशन है, इनके आपस में इतने वो ट्रस्ट डेफिसिट्स हैं कि ये माइंड अप नहीं बना रहे कि अगर हमने ये कर दिया क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ, इन्होंने चौधरी परवेज इलाही को कहा कि जी हम आपको चीफ मिनिस्टर की स्लॉट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो मियां साहब बताएंगे तो हम डिसाइड करेंगे, आप हमें 10 दिन का मौका दें। 10 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। अब वो कहते हैं ये उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, एक दूसरे को मिले हैं। बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा जो मियां साहब कहेंगे वही होगा। मियां साहब से अभी जवाब नहीं हुआ। मेरी बात उनसे अभी परसों हुई है इस चीज के ऊपर। अब द क्वेश्चन इज कि इनके पहले भी तहफ्फुज़ात है PMLN के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग द स्पीकर एंड चीफ मिनिस्टर एंड ऑल। अब द क्वेश्चन इज ये ट्रस्ट डेफिसिट है कि सर दे आर ओनली, सर जिन पर हम बहस सारी कर रहे हैं, दे आर ओनली 5 एंड वेयर दे नीड 10। देखिए, जो चौधरीज हैं 5 सीटें हैं, आप उन 5 सीटों पे मत जाएं। ये 35-40 लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं? इनकी असेंबली से बाहर भी कुछ चीजें हैं इनकी। आप ये ना देखें कि आप समझते हैं कि सिर्फ 5 सीटें, इन्होंने कौमी असेंबली में 5 हैं। परवेज इलाही ने पॉलिटिकली क्या रोल प्ले किए हुए हैं? 5 हैं कौमी असेंबली में, और बाकी रहा जो दूसरा रोल की बात कर रहे हैं वो फिर सूबे में आ जाती है। तो सूबे में तो नून लीग के पास 166 नंबर है और बहुत ज्यादा नंबर है उसका, तो उनको शायद किसी और के साथ जाने की जरूरत भी नहीं है अगर कोई यहाँ चेंज लानी है। इफ्तिखार, आज जो खड़ी है पीटीआई, ये परवेज इलाही के जोर पे खड़ी है। परवेज इलाही ये एक्चुअल पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कंसोलिडेट किए हैं, जो कि इधर उधर के आपके फ्रिंज पे बैठे हुए हैं। इन्होंने सबको इकट्ठा किया। अब देखिए, अब सिर्फ टाइम चाहिए, ये टाइम चाहिए कि ये लोग डिसाइड कर लें कि कौन और किसने एक दूसरे पे एतमाद करना है। अच्छा, ये आपस में एतमाद होगा तो फिर आगे चलेंगे ये लोग। अच्छा, जो आज की पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, उसमें मैं तरीन ग्रुप से स्टार्ट लूँगा। तरीन ग्रुप के बारे में मैं आपको एक बात करूँगा कि वो भी आज जो मेरी अंदर की इतला है उसके मुताबिक वो भी अभी 105 में चले गए हैं कि अगर बुज़दार को उतार दिया जाता है और अलीम खान साहब को आज की मैं बता रहा हूँ, अलीम खान साहब को नॉमिनेट कर दिया जाता है, नहीं होना, जो कि होता या नहीं होता एक बात की बात है। वो फिर शहबाज गिल ने आज ही कहा है, उसको छोड़ देना। शहबाज गिल को नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये नहीं होगा। सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं आज ही की बात कर रहा हूं इनकी कि उन्होंने अंदिया ये दिया है कि अगर ये चीज हो जाती है तो हम वापसी का सोच सकते हैं। जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है,
अगले 14 दिनों में आप एवरीडे न्यू डेवलपमेंट देखेंगे। जावेद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जहां तक जावेद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने आप को नेशनल असेंबली में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस तक महदूद रखें। खान साहब, वरना फिर सिर्फ मामला पंजाब फैल जाएगा। बात नेशनल असेंबली की अकेली नहीं है, हर अकेली- चीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। फिलहाल नेशनल असेंबली की है। ग्रीन ग्रुप के साथ देखें, बात सुने, एमएनएस भी हैं, कितने MNA हैं? 6 एमएनएस हैं उनके साथ। कहां से जो उनके साथ पीटीआई, वो तो पीटीआई में होंगे ना, पीटीआई के ही है ना। पीटीआई के एमएनए के बारे में उनकी पार्टी ने और उनके प्रेसिडेंट ने और उनके दोस्तों ने बहुत वाज़ेह तौर उनके पे आपको वाजे बताया कि वो क्या कहने करेंगे। से, देखना, उनके कहने या ना कहने से तो कुछ नहीं होना। डिफेक्शन क्लॉज तो तब लगेगी जब वो वोट कॉस्ट कर देंगे। शॉर्ट ऑफ दैट वो कैसे डिफेक्शन क्लॉज लगा सकते हैं ना? उन्होंने कहा कि हम सर उनके कहने से इफ्तिखार साहब, उनके Constitution कहने बदल से तो जाएगा। कुछ नहीं होना। जहां तक पीएमएलक्यू का ताल्लुक है, मैं एक बात बड़ी क्लियर बताऊं आपको। जिस तरह चौधरी शुजात साहब ने कल मुलाकातें की हैं, हमें खुद को अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो वापस उसी तनख्वाह पे आना चाहते हैं जो उनको पैकेज ऑफर किया गया था पीएमएलएन की तरफ से, और ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। हमें पीएमएलक्यू को बहुत ज्यादा ओवरवेट कर दिया था। मैं नहीं समझता आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में उनका ये दूसरों के बारे में बात करें लेकिन ना। आने वाले वक्त में जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, जो एवरी डे चेंज होती जाएगी, अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है, जबकि जो जितने तादी हैं वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे चल रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं। अगर मैं खालिद मकबूल साहब की एक स्टेटमेंट को देखूं, उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हम हालात मामलात को देख रहे हैं, हालात हमें जैसे ही समझ आएंगे हम फैसला कर देंगे। बलूचिस्तान में बैप अच्छा, जो वजूद नहीं आई की थी सिचुएशन हुकूमत की इस तरह सरपरस्ती चेंज हो से, रही है। उन्होंने भी कहा है कि हम हमारे अच्छा, ये एंड अप क्या होगा? इसकी बुखारी साहब, कंक्लूजन, नो बुखारी साहब, कॉन्फिडेंस मूव देखिए, पास हो या आप फेल सिर्फ हो, एक छोटा- दो एक बातें सवाल है। जरूर हो जानी एक है। छो- ये तमाम एक छोटा सा मामलात सवाल है। अदालतों में चले जाएंगे। एक सियासी तौर पे एक हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं, जो मैंने पहले बात की थी। अगर इसको आज ना कंट्रोल किया गया तो मुझे ये जमहूरियत जो नजर आ रही है, मुझे कोई अच्छी अच्छा, नहीं मेरा लग ख्याल रहा। है जावेद, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो पीजे कहना चाह रहे थे जो हमारे तक वाज़ेह तौर पे हम नहीं सुन पाए, वहाँ से बात शुरू करेंगे। पीजे से पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं एक आधी चीज़ और शामिल करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जो वॉर शुरू हुई है वर्ड्स की, और बिलावल ने जो रिएक्ट किया है, बिलावल ने आज जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, बिलावल ने जो जवाब दिया है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमें उस पर भी बात करनी होगी, क्योंकि आइंदा की जो सियासत है इसमें खिंचाव बहुत है, और मैं तो समझ रहा हूँ कि हम सियासी नारकी की तरफ चल पड़े हैं, और जो बातें मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ख्वाजात, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजात। जो गुफ्तगू शुरू की हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में, लफ्ज़ों की एक जंग आप उसको कह सकते हैं, उसका जवाब आज बिलावल ने दिया। हम बंदूक इस्तेमाल करना जानते हैं, पुरअमन आदमी हूँ, पुरअमन रहूँगा। अब जब ये बहस शुरू होगी तो फिर ये कहाँ जाएगी? देखें, मैं 20 मरतबा बात कर चुका हूँ, जब लीडर बात करते हैं तो उनके जो चाहने वाले फॉलोअर होते हैं गली महलों में रहते हैं, ये वहाँ तक ट्रिकल डाउन करके आती है। ये पीछे ये जो बहस नई शुरू होगी है लफ्ज़ों की जंग, इसमें क्या होगा? ये इफ्तिखार, ये जंग नई नहीं है, ये पुरानी जंग है। ये रीगल का पता है ना, रीगल चौक का, वहाँ तो पेट फाड़ रहे थे। अब द क्वेश्चन इज, ये पुरानी आपकी जो रवायतें आ रही हैं, ये रवायतें अब ये एक नई एक आपके लो शक्ल अख्तियार कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी, जवाब बिलावल का आ गया। आपने अदम ये नो कॉन्फिडेंस लेके आना है, अब नो कॉन्फिडेंस से हट के एक दूसरे पे आपने बैतबाजी शुरू कर दी है। ये जो बैतबाजी है जो आपने अभी बात कही है, ये पॉलिटिकल एनर्की की तरफ जा रही है। ये जो ऊपर के लोग हैं दोनों साइड से, ये दोनों चार्ज अप हो रहे हैं, और ये ना हो कि आपकी एक सिविल लड़ाई यहीं शुरू हो जाए। लेकिन सवाल एक उठता है कि ये जो 1.5 साल का पीरियड है, क्या ये जो इधर उधर जा रहे हैं लोग, क्या ये अपने पॉलिटिकल करियर्स को दांव पे लगाएंगे? क्योंकि आगे ये जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये सीजन्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास पैराशूटर्स की जगह नहीं है। तो अगर पैराशूटर्स इनके पास आएंगे अगले इलेक्शन में, इनको वो घास नहीं डालेंगे, ये इस्तेमाल हो जाएंगे अभी, उसके बाद ये इनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ये हमारी ट्रेडिशनल रवायत रही है। सो बेसिकली ये अब इनको सोचना है, ये जो इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, क्या इनका फ्यूचर है?
याद रखें जो इमरान खान के नाम पे आए वो इमरान खान के से ही जीतेंगे, नवाज शरीफ से जीतेंगे वो, और जो भुट्टो के हैं वो भुट्टो के जीतेंगे। सो इनके अपने इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि इनका फ्यूचर इमरान खान के अलावा नहीं है। मैं इससे इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि देखें ये लोग क्यों डिफेक्ट कर रहे हैं, आप उसकी रीजन समझें। इसलिए कि अवाम में जो महंगाई की सिचुएशन है, जो अवाम में पीटीआई की पॉपुलैरिटी की सिचुएशन है, बेसिकली ये तहरीके अदम एतमाद के लिए अपोजिशन का साथ नहीं दे रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये साथ दे रहे हैं अगले इलेक्शन में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को विन करने के लिए साथ दे रहे हैं। बात तो सुने ना आप, एक सेकंड देखें। क्वेश्चन इज आपने पॉपुलैरिटी को देखना है कि डिलीवरेंस को देखना है? डिलीवरेंस है नहीं है, पॉपुलैरिटी पे वोट नहीं पड़ना, वोट डिलीवरेंस पे। मेरे घर में अगर एक गरीब आदमी की इनकम 22,000 या 25,000 है पीजे, वो अगर उसके घर का बिल नहीं भरा जा रहा, अगर उसका घर का राशन नहीं चल रहा, सैलरी नहीं दी जा रही, तनख्वाह वो नहीं कर पा रहा, किराया देना। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ मुल्क को रन किया है, मुझे बता दें आप। आपकी हमेशा यही प्रॉब्लम रही है, आज भी है, पुरानी भी है। द क्वेश्चन इज आपको एक रेजोल्यूशन अपने अंदर लाना है। किसी मुल्क में रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अलावा एक चीज गवर्नेंस भी होती है, उस गवर्नेंस भी किसी का नाम होता है। आप कोई अच्छे लोगों की अपॉइंटमेंट भी कोई चीज होती है। आप समझते हैं उस्मान बुज़दार जैसा चीफ मिनिस्टर लगाकर आप गवर्नेंस कर रहे हैं। 12 करोड़ अवाम को आपने 3.5 साल मजाक बनाया। आप कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा। देखिए बात, अपने ही पार्टी में 4 ग्रुप बना दिए हैं, जिसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा, उस बंदे को आप चीफ मिनिस्टर बना के कह रहे हैं कि आप पंजाब से वोट लेंगे। पीजे बात यह है कि असल में बहस जो शुरू हुई और ये यहाँ तक जाती ना, उसमें उस्मान बुज़दार का वाकई बहुत बड़ा रोल है कि उसकी गवर्नेंस इतनी बुरी हो गई कि सब लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि उसकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है। पीजे को नजर आ रही है और खुद उनकी पार्टी के अंदर भी ये डिबेट चली, और हालांकि इमरान खान ने अरबहा रुपया दिया तरक्याती फंड के लिए पंजाब के MNAs और MPs को, और खुली छुट्टी दी, जितनी मर्जी चाहे आप नौकरियां ले लें। लेकिन मैं इस पैसे देने से या नौकरियां देने से मामलात तो दुरुस्त नहीं होते ना, मामलात तो बहुत और नोयत के थे। ये आप क्या कहेंगे बहुत साहब? एक लाइन कह दूं, ये वो गलती है जिसका इमरान खान ऑन रिकॉर्ड बात लिख लें, वो कफारा अदा करेगा जो तारीख उसे याद रखेगी। मैं बात करना चाहता हूँ वो जो आपने जबान के एतबार से वो बिलावल वाली सुनी हुई है, उनकी तकरीर का ये लबो लहजा पहली दफ़ा था, और उसका ज़िम्मेदार एक ही शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने अपने गुज़श्ता 3 जलसों में जो ज़बान उनके वालिद के बारे में, उनकी फुप्पी के बारे में, उनके अपने बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, और नीचे उनके पार्टी के हर एक लीडर ने उसमें और इजाफा किया, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में इस ज़बान को इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मोरालिटी डिसेंसी का मूजद होता है किसी भी मुल्क में, वो अपने कहे का पास रखता है। इसी प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताया था जब अमेरिका के दौरे से वापस आए थे कि मुझे यूं लगता है जैसे मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। आज उसी अमेरिका के बारे में वो कहते हैं कि वो मेरा दुश्मन है और फंडिंग कर रहा है यहाँ पर मेरी हुकूमत गिराने के लिए। उसके बाद उन्होंने, आपको याद होगा, कहा था मोदी के इलेक्शन के वक्त कि अगर मोदी इलेक्शन जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। 15 दिन के बाद मोदी साहब ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 50 ने रिवोक करके कश्मीर को किस आराम से हड़प किया वो सबके सामने है। फिर वो गाली देते हैं कि उन फलां के बच्चे जो हैं वो लंदन के महलों में रहते हैं, ये भी नहीं सोचते, ये भी याद नहीं रखते कि अपने बच्चे कहाँ हैं। फिर वो कहते हैं कि उनको उनकी उर्दू जो है वो ऐसी है, वो ऐसी है। अपने बच्चों को भी बुला के ज़रा उर्दू बुलवा के दिखाने कितनी आती है उनको। ये जब प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर एक आदमी इतनी नॉन सीरियस गुफ्तगू करने लग जाएगा तो फिर इखलाकियात का जनाजा निकलना एक नेचुरल अमल है। बिलावल की बात पर मैं सिर्फ एक बात कर दूँ। देखो, उसने बड़ी सिंपल बात की है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लोगों को पार्लियामेंट हाउस के घेराव की बात हो रही है, डी चौक में बंदे लाने की बात हो रही है, अच्छा नहीं है, एक दूसरे को गाली गलौज की बात हो रही है। और आखिरी जो शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ज़बान इस्तेमाल की है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम ये सियासत कर रहे हैं, कोई गलती हो गई है, कोई आइन के खिलाफ अपोजिशन ने कोई ऐसा काम कर दिया है
कि जिसके लिए पाकिस्तान की सियासत को अदम इस्तेहकाम की तरफ जाना है? ख़वातीन हज़रात, ये मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं 2 बयानात आपको और सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान साहब ने जो कराची में मुखातब किया उसमें मौलाना फजल रहमान भी उनके मुखातब कर रहे थे, और उन्हें मुखातब किया था शहबाज शरीफ को भी और आसिफ ज़रदारी को। आसिफ ज़रदारी का तो बिलावल ने जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाज़ी ज़बारी शहबाज के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल की? पॉलिशिया। इमरान नियाज़ी बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदी सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ का कहना है। और इस पर मौलाना फजल रहमान ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जो मेरे बारे में बातें की जा रही हैं, धमकियाँ मत दो, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हमें मत छेड़ो कि हम सियासी लोग हैं, हमने आमरों से लड़ाई लड़ी है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा अशरफ गनी से बुरा अंजाम होगा। तो क्या फ़ायदा हुआ? एक छोटा सा जो दोस्तों का ग्रोह बैठा हुआ था गवर्नर हाउस कराची में, उनसे मुखातब होकर बातें की, तो नतीजे में पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो सियासी तालाब है उसके अंदर एक लहरें उठ रही हैं और गंद और उछलेगा। जिस तरह के जावेद कह रहा है, ए ने ये कहा, बी ने ये कहा, सी ने कहा। मैं खुदा जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ख्वाजात, ग़ालिबन 14 मार्च को इजलास बुला लिया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, डिबेट होगी। उसके अंदर क्या होता है मैं तो सोच के ही परेशान हो रहा हूँ कि खुदा जाने दुनिया क्या देखेगी, क्योंकि ये तो लाइव जा रहा होगा और एम्बेसडर्स बैठे होंगे और वो देख रहे होंगे ये क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं। लंबी तकारीर होंगी। इससे पहले कि हम इसको सेगमेंट के आखिरी हिस्से में जाएँ, मुझे ये कह रहे थे बुखारी साहब, पता नहीं कोई चीज़ मैं भूल रहा था, तो बुखारी साहब ने कहा भी उसका ख्याल रखना, वो ज़रूर हमने बात करनी है। बस ये तो मैंने कह दिया। लंदन के बारे में बात हो रही है, कोई लंदन में मीटिंग्स हो रही हैं, उनके बारे में कुछ 2 लफ्ज़ों में बुखारी साहब कहेंगे, 2 लफ्ज़ों में पीजे मीर और 2 लफ्ज़ों में जावेद। 2 लफ्ज़ों में कह दोगे कुछ? जी, वैसे शुरू करना है ना। हाँ। जी देखिए, पाकिस्तान की तारीख में लंदन प्लान को नई चीज़ नहीं है, 4 मरतबा बन चुके हैं। खान साहब से ज़्यादा कौन जानता है। सबसे पहला लंदन प्लान तो भुट्टो साहब के खिलाफ बना था और उसके बाद फिर बेनज़ीर के खिलाफ, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ, और अब ये फिर सोचा जा रहा है कि शायद इसी तरह का लंदन प्लान बन रहा है। मगर इसके अंदर 2 मेजर पार्ट जो हैं वो इमरान खान साहब के अपने हैं। नवाज शरीफ साहब तो वहाँ पहले से मौजूद थे, जहांगीर तरीन साहब मौजूद हैं और अलीम खान साहब उनको मिलने के लिए गए हैं। क्या नतीजा निकलता है इस गुफ्तगू का, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले 24 घंटों में पता चल ही जाएगा। लेकिन लंदन प्लान का रोल ज़रूर है, जो कुछ भी आज हो रहा है या जो कुछ भी 15 मार्च को अगर इजलास बुलाया जाता है तो होने जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे खौफनाक सूरत हाल है वो ये कि जनाब फ़रोग नसीम साहब जो लीगल लॉ मिनिस्टर हैं और बाबर रवान साहब, ये दोनों जितने गलत मशवरे दे रहे हैं असद कैसर स्पीकर साहब को, इसकी तूफ़ान खेजियों से या तो वो आगाह नहीं है और या वो चाहते हैं कि ये असम्बली एक ऐसा अखाड़ा बन जाए जिसकी बदतरीन मिसाल पाकिस्तान की तारीख में न मिले। पीजे, यू आर इन लंदन, व्हाट इज द अपडेट? सर, यहाँ मैं रेकमेंड कर रहा हूँ पार्लियामेंटेरियंस को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि पाकिस्तान के जो 5 प्रोविंसेस हैं तो लंदन भी उससे 6ठा प्रोविंस बना लें, क्योंकि डिसीजंस इधर होते हैं, पाकिस्तान में कोई बात नहीं करते। तो बेसिकली लंदन प्लान्स बड़े बने और लंदन प्लान्स बनते रहेंगे। यहाँ से जब खत्म हो जाएगा, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आ जाएगी, फिर सारे दुबई चले जाएंगे। द क्वेश्चन इज कि हमें हर चीज को इन द राइट पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। हमें ये ट्रिवियलिटी है, मैं इसको ट्रिवियलिटी कहूंगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात करता है, उधर से आपका एक रिएक्शन आता है, ये बिल्कुल गलत है दोनों साइड से। आपने सियासत करनी है, जो मैं बार बार हर फोरम पे करता हूं कि भाई देखो, कोई डिसेंसी लेके आओ, कोई अवाम की बात करो, कोई गरीब। आपको पता है इस वक्त जब कीमतें बढ़ती हैं, हुकूमत उसको कम कर रही है, वेरी गुड। जब बढ़ती है, हुकूमत पे तनकीद शुरू हो जाती है। अपोजिशन अवाम की बात नहीं करती, इमरान को हटाने की बात करती है। फिर उसके बाद अब स्पीकर पे बात आ जाएगी। आप देखें कि स्पीकर का क्या हाल होता है अगर तो ये जाते उस रास्ते पे। लेकिन ख्याल है कि ये जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 184 वो कहते हैं कंफर्म्ड है हमारे पास। आपने 172 का कहा था, 184 है। अभी आपने 40 लोग देखे, क्या यू टर्न आया एक। उसके बाद अब आप देखेंगे शमशान, खैर उसने क्लैरिफिकेशन कर दी। हाशिम डोगर को आपने देख लिया, वो बिल्कुल डाई हार्ड है इधर से इमरान। और भी बड़े
अब ये नहीं, सारे हम insecure feel करते हैं। बात पीछे फिर आप मिक्स कर देते हैं सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली को। ये 184 सर- किसके पास है कौमी असेंबली के? सर बात सुने, नहीं। आप पूरी उसको गेज करें, नेशनल को और प्रोविंशियल को मिला सर, वो के, ठीक है, जिसके पास पंजाब गेज- है, देखें जिसके पास पंजाब है और जब उसके पास पंजाब हर में चीज़ है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस आएगा तब बात कर लेंगे। 184 आपने फिगर बताया, किसके लिए बताया? ये जी वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो आपका National 172 वो तो है National उधर का, लेकिन ऑल इनके टुगेदर पास है। वो कहते हैं हमारे पास 184 भी है उधर। हुकूमत। ठीक है। अच्छा जी, लंदन- जावेद। लंदन के हवाले से मैं 2-3 बातें करूंगा। पहली चीज ये है कि जब से अलीम खान स्क्रीन पे सरफेस हुए हैं, उसके पीछे जिस बंदे का हाथ, जो मुझे पता चला है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उनमें से एक नाम है फवाद हसन फवाद का। ये वो हैं जो प्राइम मिनिस्टर के नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और मेरी इतलात के मुताबिक इनको नवाज शरीफ साहब के साथ नज़दीक किया गया है, और इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया है इस पूरे ग्रुप को और तरीन ग्रुप को इकट्ठा करके मियां नवाज शरीफ के साथ आगे इंगेज करने में। तो आने वाले वक्त में इस ग्रुप की इम्पोर्टेंस आपको इसलिए भी नज़र आएगी, जो मैं बात कर रहा था कि बुज़दार साहब को हटाने के बारे में अभी सोचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये प्रेशर बिल्टअप होता जाएगा। तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में जैसे जैसे प्रेशर बिल्ट होगा, सिचुएशन चेंज होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट लंदन में मियां नवाज शरीफ की वापसी की डिस्कशन और बातचीत शुरू हो चुकी है, और ये मेरी इत्ला है, और आने वाले वक्त में ये चीज़ आपको होती हुई नज़र आएगी। उनके डॉक्टर को भी उधर बुला लिया गया है, और जो उनके क्लोज फैमिली सर्कल्स हैं उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी हैं, और इसकी तैयारी शुरू हो गई। और आखिरी बात, मैं तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर से इल्तिजा करूँगा, खुदारा इस कौम का सोचें, इस मुल्क में जमहूरियत का सोचें, छोड़ दें इक़्तिदार में कौन होता है या नहीं, जो जमहूरी तकाज़े हैं उसके मुताबिक अमल करें, जमहूरी निज़ाम को आगे चलने दें। अगर जमहूरियत के तहत नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब होती है तो होने दें, अगर फेल होती है तो होने दें। ख्वातीन हज़रात, मुझे आज इजाज़त लेनी है आज के इस प्रोग्राम से, और इस इंफॉर्मेशन के साथ कि 5 लोग और टूट गए हैं नून लीग से, या नून लीग के जो हामी हैं 5 और टूट के चले गए पीटीआई में। और ये है पॉलिटिक्स, और देखते हैं कल क्या होता है और परसों क्या होता है। अब ये दिन अगले जो हैं इसी किस्म के होंगे, और ना गरीब की कोई बात करेगा, ना रोटी की, ना कपड़े की, ना मकान की, ना महंगाई की, ना बेरोजगारी की, ना बदहाली की, कुछ भी नहीं होगा। महकमे में काम नहीं हो रहा, सब लोग जो हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इतने मसरूफ़ हो जाएंगे जैसे ये शायद उसमें वोट डालने जा रहे हैं। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।